Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to this session. In this particular video, we are going to solve a lot of questions based on grammar, sentence correction. Grammar एक ऐसा aspect रहता है जो usually weak है but बहुत ही ज़्यादा scoring है. तो अगर आपको ये section weak लगता है, आप इस पे struggle कर रहे हैं, तो I would suggest कि fundamentals पढ़िए, conceptual clarity build करिए और उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए आपको एग्जाम में समय भी कम देना है और एक्यूरेसी भी अच्छी अचीव कर सकते हैं। तो जो आपका आरओआई है ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है। इट वुड रिक्वायर फ्यू आवर्स ऑफ सिटिंग वर्किंग ऑन द फंडामेंटल्स, knowing the basics, and please understand that if you have to ace grammar based questions you cannot depend on what sounds correct। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है हमारे दिमाग में, या ये एक हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि जो सुनने में करेक्ट लगता है हम उसको आंसर मार्क कराते हैं। बट अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह की स्ट्रैटेजी पे ना जाएं। अपने रूल्स को सॉलिड तरीके से याद करें, रिवाइज करें, जितनी बार हो सकता है रिवाइज करें, फ्लैश कार्ड्स बना लें। जैसे आप केमिस्ट्री में आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, मैथ्स में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को लोग नोट डाउन करके अपनी स्टडी टेबल पे स्टिक कर लेते हैं। ग्रामर के साथ भी ऐसा करिए ताकि आपके फंडामेंटल सॉलिड रहें, राइट। तो चलिए फिर इस सेशन को बिगिन करते हैं। माय नेम इज जूही नरूला। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई विल डू क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज ताकि आपको पता रहे कौन से ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। कौन सा भी एरिया जिसमें आपको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, प्लीज़ इंश्योर दैट यू डू प्रॉपर रिविजन। रिविजन के लिए आप रेन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसटी इमाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रो के स्टूडेंट रहे हैं और आपको बुक्स भी मिली होंगी तो बुक्स में भी सारे फंडामेंटल कवर्ड हैं, जो बुक्स हैं बाय पीडब्ल्यू, आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। अगर आप क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमने, अगर आपका ग्रामर का मॉड्यूल हो गया तो सारे ही कॉन्सेप्ट्स डिटेल में हमने करे हुए हैं। सो इंश्योर दैट यू रिवाइज द स्ट्रैटेजी सेशंस ऑल्सो। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को बिगिन करेंगे। देखिए आइडियली क्या होता है कि जब हम इस तरीके के सेशंस लेते हैं जहाँ पे आप एक रिकॉर्डिंग वॉच कर रहे होते हैं, मेरा आइडिया यही रहता है कि आप क्वेश्चन देखिए, आई विल जस्ट स्टेप असाइड फॉर अ वाइल ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो इट्स लाइक डूइंग इट टुगेदर, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलैक्सिंग एंड वॉचिंग इट एज अ वीडियो। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर सो दैट यू गेन मोमेंटम। तो सबसे पहले हम मॉडिफायर्स की बात करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम, आई विल गिव यू सम बेसिक्स ऑफ व्हाट मॉडिफायर्स आर ताकि एप्लीकेशन आसान हो जाए। तो देखिए मॉडिफायर्स बेसिकली क्या होता है, डिस्क्राइबिंग फ्रेजेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको टेक्निकली बताऊं कि मॉडिफायर्स क्या है, तो मॉडिफायर्स आर डिस्क्राइबिंग फ्रेजेस। ठीक है, ऐसे फ्रेजेस जो डिस्क्रिप्शन ऑफर करते हैं, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that offer description. So those are modifiers, right? तो जब हम modifiers की बात करते हैं तो हमें एक चीज देखनी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है misplaced modifiers। सो misplaced modifiers का क्या मतलब होता है कि जो आपका modifier है वो incorrectly placed है, और दूसरा आपके पास होते हैं dangling modifiers। So I'll just give you one example each. सो जब हम बात करते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर की, सो इफ आई से obsolete and a little dull, I opted out of the theater performance। तो इस केस में देखिए ऑब्सोलीट एंड लिटिल डल बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन ऑफर कर रहा है, राइट, और ये डिस्क्राइब करना चाह रहा है कि जो थिएटर परफॉर्मेंस थी वो ऑब्सोलीट और डल थी, इसलिए मैं ऑप्ट आउट कर गया। बट लॉजिकली जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके हिसाब से, व्हाट इज देयर ऑन द बोर्ड, ऑब्सोलीट एंड लिटिल डल आई को टच कर रहा है, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि मैं ऑब्सोलीट और लिटिल डल नहीं हूँ, मैं जो थिएटर परफॉर्मेंस है उसको ऑब्सोलीट एंड डल बताना चाह रही हूँ। तो एक मॉडिफायर है, इसका प्लेसमेंट इनकरेक्ट तरीके से हुआ है तो हम इसको कहेंगे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इसको हम क्या कह देंगे, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, बिकॉज द मॉडिफायर इज नॉट प्लेस्ड राइटली। मतलब इसको समझिए
समझिए हर एडजेक्टिव एडवर्ब भी बेसिकली डिस्क्राइबिंग है। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, जो नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब्स क्या है, जो वर्ब्स एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो भी बेसिकली क्या है, मॉडिफायर्स है। तो अगर आप बोलते हो टॉल गर्ल, तो टॉल किसको मॉडिफाई करता है, गर्ल को। इफ आई से इंटेलिजेंट बॉय, सो इंटेलिजेंट किसको डिफाइन करता है, बॉय को, राइट। अगर मैं बोलूं ब्लू बैग, तो ब्लू किसको डिफाइन कर रहा है, बैग को। अगर मैं बोलूं लॉयल एनिमल या लॉयल डॉग, सो लॉयल किसको डिफाइन कर रहा है, डॉग को। तो इसी तरीके से ऑब्सोलीट और डल किसको डिफाइन कर रहा है, आई को। तो ये तो हम नहीं करना चाहते ना, मैं बोरिंग और डल थोड़ी हूँ, मैं ऑब्सोलीट और डल थोड़ी हूँ। क्या है डल, डल इज बेसिकली माई थिएटर परफॉर्मेंस, सो दिस इज अ मॉडिफायर, इट इज नॉट राइटली प्लेस्ड। तो हम इसको कह देंगे भाई तुम क्या हो, तुम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हो। क्या बोलेंगे, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। तो कैसे करेक्ट करेंगे, मॉडिफायर को उठाइए और राइट नेक्स्ट टू द टर्म इट इज टेंडिंग टू मॉडिफाई, वहां पे प्लेस कर दीजिए। सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ द ऑब्सोलीट एंड लिटिल डल थिएटर परफॉर्मेंस, सो दैट्स हाउ यू विल बी रेक्टिफाइंग द एरर। समझ में आई बात। सो मॉडिफायर अगर मिसप्लेस्ड है, यानी मॉडिफायर प्रेजेंट है, वो जिस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है वो भी सेंटेंस में प्रेजेंट है, but they are not positioned in the right fashion. So how do you fix the error, you simply place the modifier right next to the term it tends to modify. तो ये तो एक misplaced modifier हो गया। Now additionally what is the next concept, the next type का error जो मैं आपको बता रही थी, dangling modifier होता है। So dangling modifier में क्या है कि modifier तो present है, but जिस subject को explain करना चाह रहा है वो word ही missing है sentence में। कैसे, let me show you an example. So if I write this example for you, a very simple example, while sleeping, the phone rang. So understand this, while sleeping. So who's sleeping? As per the sentence, the phone is sleeping. अब phone तो सो नहीं सकता, but और कोई subject भी sentence में नहीं है, तो इसमें क्या किया, modifier तो present है, but किस subject को explain करना चाह रहा है वही sentence से missing है, तुम इसको dangling modifier कह देते हैं। इसको कैसे rectify करेंगे, यहाँ पे sentence में subject introduce कर दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक subject introduce कर दूँ और बोल दूँ while I was sleeping the phone rang, तो हमें clarity मिल गई कौन सो रहा है, और आपका बेसिकली जो एरर है वो रेक्टिफाई हो गया। सो दिस इज हाउ, देयर आर टू वेरिएशंस जो यूजुअली टेस्ट होते हैं, मिसप्लेस्ड और डैंगलिंग। दोनों मैंने आपको समझा दिए, राइट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएं, बिकॉज दिस सेशन इज मोर फॉर प्रैक्टिस एंड लेस फॉर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन देन रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट इफ यू फील द नीड। तो अब बेसिकली एक सेंटेंस आपके पास है, कवर्ड इन मड द चिल्ड्रन फाउंड द पपी। आपको देखना है कि ये क्या, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई मिसप्लेस मॉडिफायर का एरर है, डैंगलिंग का है, या टेंस एरर है। आई विल स्टेप असाइड, आप एक बार क्वेश्चन देखो, अपने तरफ से ट्राई करो, आपको वीडियो पॉज करना है वीडियो पॉज करो, राइट, गिव इट अ थॉट सो दैट you are in a good place to apply the concepts that you have learned so far. So whatever works for you, try doing it. So see, covered in mud the children found the puppy. So covered in mud, क्या बच्चे covered थे mud में, नहीं, बच्चे तो covered नहीं थे mud में, जो पपी मिला था वो मड में कवर्ड था। तो ये मॉडिफायर है, सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है कि कौन कवर्ड था मड में, तो सेंटेंस करेक्ट नहीं है, टेंस का एरर नहीं है, डैंगलिंग नहीं है, मिसप्लेस मॉडिफायर। तो कैसे अपन इस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे, द चिल्ड्रन फाउंड द पपी कवर्ड इन मड। ठीक है, तो आपका एरर यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया, राइट। सो एज सिंपल एंड एज बेसिक क्वेश्चंस यू कैन गेट, एंड यू कैन डू दीज क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग लॉजिक, राइट। चलिए, सो लेट्स ट्राई द, सो देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, implies children were covered in mud, not puppy, so it should modify puppy, and as I have told you that's a question of misplaced modifier. So I've added the explanations also. आप अपने भी नोट्स बनाते रहना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लास्ट मिनट रिविजन में फिर फ्रैंटिक हो जाते हैं कि कहाँ से रिवाइज करें, क्या रिवाइज करें। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप देखते रहो कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस परेशान कर रहे हैं। अगर कोई आपको लगता है ये वाला रूल मेरे लिए अच्छा है, तो उसके साथ एग्जाम्पल लिख लो, राइट। तो राइट द एग्जाम्पल स्टेटमेंट। ग्रामर में अगर आप सिर्फ डेफिनेशन करते हो और उसकी एप्लीकेशन नहीं करते, तो ग्रामर हमारे लिए बहुत बर्डनसम हो जाती है। पर जैसे ही हम ग्रामर का कोई रूल सीखते हैं, उसके साथ तुरंत उसको रिलेट कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, तो वो एग्जाम्पल हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहता है, रिटेंशन इंप्रूव होती है, एप्लीकेशन बेटर होती है। ठीक है, चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस।
ट्राई दिस क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, है ना। अपना दिमाग लगाइए, टॉपिक वाइज मैं आपको करा रही हूँ ताकि आप सॉलिड रहें। तो मिक्स बैग भी करा सकते हैं, बट आइडिया ये था कि आपको वीक एरिया पता चल जाएंगे तो यू कैन स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंगली. So let's take a look at this. Walking through the corridor, the lights suddenly, excuse me, the walking through the corridor, the light suddenly went out. So who was walking through the corridor? Light तो corridor में घूम नहीं सकती है, right? So in that case, what is happening here is that it is a dangling modifier. Why? Because who is walking through the corridor is not present in the sentence. तो आप इसको basically क्या कर सकते हो? Improve करने के लिए subject introduce कर सकते हो. While I was walking through the corridor, the light suddenly went out. So here the modifier is present, but then modifier किस term को explain करना चाह रहा है? वो sentence में present ही नहीं है कि हम positioning को change कर दें. So we will call it a dangling modifier, right? So lights cannot walk. Who's walking is not present in the sentence. So it's a dangling modifier का question. Let's try the next questions. Again, an interesting one. Modifier questions are usually fun to solve. Try solving this out. Video pause करते रहिए, question solve करते रहिए, right? She serves sandwiches to the guest on paper plate. So she serves sandwiches to the guest on paper plate. So अब आप देखिए, guest क्या paper plate पे है क्या? Guest क्या paper plate के ऊपर बैठे हुए हैं और she is serving the sandwiches? No ना. So then who is on the paper plate? So she serves sandwiches on the paper plates to the guests, right? So understand this, the sandwiches will be on the paper plate and not the guests. ठीक है. So this is how you will start getting it if you understand this. So ambiguity is there due to misplaced modifiers, right? So our guests on paper plate, no, guests are not on paper plate. Sandwiches that were served, they were served on the paper plate, right? So this is how you do the questions. Take a look at the next question. देखिए, to get good marks, studying regularly is essential. So in this case, what is happening is, who is to get good marks, right? तो स्टडिंग को तो गुड मार्क्स चाहिए नहीं ना, तो हु टू गेट गुड मार्क्स, हु नीड्स गुड मार्क्स? सो दैट्स नॉट क्लियर फॉर स्नेहा टू गेट गुड मार्क्स, स्टडिंग रेगुलरली इज एसेंशियल, राइट? तो हम कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं? फॉर स्नेहा टू गेट गुड मार्क्स. तो अब हमें पता चल गया कि किसको गुड मार्क्स चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, स्टडिंग रेगुलरली इज एसेंशियल. ठीक है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट्स अ डैंगलिंग मॉडिफायर बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट. तो जैसे आपने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, आपने एरर को रेक्टिफाई कर दिया. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई सॉल्विंग दिस आउट so that you develop better clarity, you understand the process of question solving. Chalo. So I saw a man with a telescope. So now we need to understand कि मेरे पास telescope था या man के पास telescope था. तो ambiguous हो गया ना कि who had the telescope. I was having a telescope and with the telescope I saw a man, या मैंने जो man देखा उसके पास telescope था. So understand this, the modifier is unclear, right? Here there it is ambiguous. Ambiguous का मतलब something which is unclear. The sentence is not able to provide the clarity. So what will be the correct answer? The correct answer is going to be A in this case, right? Chaliye, so now let's take a look at this particular question here. Try taking a look at this particular question. So अब देखिए, बहुत डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का ज्यादा नहीं होता इन एनपैट एसईटी. सो इन दैट केस यू कैन डू इट. While driving to work, a dog crossed the road. तो घोड़ा, कुत्ता तो गाड़ी लेकर चला नहीं है, राइट? तो who is driving to work? That we do not know. सब्जेक्ट हमारे पास मिसिंग है, तो हमने क्या कह दिया? ये dangling modifier है. So while I was driving to work, a dog crossed the road, right? So dog was not driving. It's a dangling modifier. ठीक है जी. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो हमने एक सेगमेंट किया जिसमें मॉडिफायर्स हैं. अब आपको मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए. थोड़ा सा रूल्स ऑफ कोर्स बहुत क्रिस्प तरीके से हमने करें, डिटेल नहीं करें, बट आई ऑलवेज फील कि इट्स मोर टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द स्ट्रैटेजी सेशन सो दैट यू आर better prepared. Now as far as subject verb agreement is concerned, subject verb agreement को subject verb accord भी कहते हैं, and you get lot of questions coming from this, right? So I would definitely
definitely recommend it to be one of the most important topics from exams POV. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक फंडामेंटल रूल होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. अब इसके कई वेरिएशंस हैं, इसमें देयर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन. सो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे. अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आई विल कीप ऑन टीचिंग यू द रूल्स. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उसके साथ वो जो रूल्स हैं वो आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स POV. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो वैसे बेसिक फंडामेंटल रूल होता है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर the verb is also singular, and when the subject is plural, the verb is also plural. ठीक है, so this is how it functions. चलो अब now let's take a look at the first question. I will keep on telling you the rules which are basically difficult for you, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में जिनकी मदद हो जाए, जिन रूल्स से वो हम सब डिस्कस कर लेंगे. तो अभी के लिए आप फोकस करो ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग. आप एक बार ट्राई करो कि आपको रूल पता है. दो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत जूनियर क्लासेस से सीखते रहते हैं. इट्स जस्ट दैट सिंस वी डू नॉट रिवाइज इट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वी डू नॉट पे अटेंशन टू द एप्लीकेशन पार्ट, हम कई बार फंस जाते हैं. सो द बुके ऑफ रोजेस अलॉन्ग विद द ग्रीटिंग कार्ड्स. टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. सो व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है. सब्जेक्ट इज बेसिकली, जैसे इसमें बुके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस. है ना, हम क्या बात कर रहे हैं, बुके. तो बुके क्या है, बुके कलेक्टिव नाउन है. तो कलेक्टिव नाउन्स को यूजुअली हम क्या कहते हैं, एज अ सिंगुलर एंटिटी बात करते हैं, क्योंकि एक बुके है ना. तो कलेक्टिव नाउन में और कौन सी टर्म्स हो गई, जैसे ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, लायंस के लिए बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस है, या स्कूल ऑफ फिश है, राइट. सो बुके है, आर्मी है, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है. तो अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. अब यूजुअली क्या होता है कि कई बार सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज डाल देते हैं. प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द प्रेपोजिशन, राइट. तो ये ऑफ एक प्रेपोजिशन है, देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द प्रेपोजिशन. तो इसने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, राइट. तो हम इस केस में अब क्या कर रहे हैं, द बुके ऑफ रोजेस अलोंग विद द ग्रीटिंग कार्ड्स. तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर बैठा हुआ कोई भी नाउन, जैसे आपको इसमें कार्ड्स प्लूरल दिख रहा होगा, राइट, इसका वर्ब पे कोई इंफ्लुएंस नहीं आता. तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेजेंट कोई भी नाउन वर्ब को इंफ्लुएंस नहीं करता. सब्जेक्ट हैज टू अग्री विद द वर्ब. सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर, राइट. सो अब हमारे पास देखिए सिंगुलर वर्ब तो सी ही केस में प्रेजेंट है, सो सी विल बी द राइट आंसर, राइट. सो मेन सब्जेक्ट इज बुके, along with does not affect subject number, singular verb will be was lying, right. तो आप लिख लीजिए इसमें, I will just give you 30 seconds. आप जो भी आपको रूल लिखना है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का लिखना है, along with से जो टर्म्स ऐड होती हैं उससे भी आपका वर्ब पे इन्फ्लुएंस नहीं आता. यू हैव टू गो विद द मेन सब्जेक्ट. कलेक्टिव नाउन्स का भी रूल बता दिया. तो मैंने बेसिकली इसी स्लाइड में मल्टीपल रूल्स कवर कर दिए. आई हैव टोल्ड यू अबाउट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कलेक्टिव नाउन्स, राइट. So you have to know all these rules rightly and you need to practice, right. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे रूल्स को तो फिर आपको समस्या आएगी. सो दैट वी डू नॉट एक्चुअली वांट फॉर द एग्जाम. ठीक है, चलिए. सो अगर आपको ज्यादा समय चाहिए हो तो आप वीडियो पॉज कर लेना, पर रूल्स लिखते रहना, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. अगेन आई विल टीच यू अ रूल विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो. सो ट्राई सॉल्विंग दिस. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू रूल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अ नंबर ऑफ को प्लूरल लेते हैं और द नंबर को सिंगुलर लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्विक क्वेश्चन बन जाता है इससे. सो अ नंबर ऑफ, सो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो जैसा मैंने आपको बोला, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कंसिडर्ड प्लूरल. तो प्लूरल टर्म केवल सी में है, सी विल बी द आंसर. और द नंबर क्या है, द नंबर अगर होता, अगर यहाँ पे अ नंबर की जगह द नंबर होता, तो इन दैट केस वी कुड हैव कंसिडर्ड इट टू बी सिंगुलर. सो अ नंबर ऑफ इज प्लूरल, द नंबर ऑफ इज सिंगुलर. So please write this rules, very important from exams point of view. You'll get a lot of questions on this concept. आता रहता है, quick question है, फटाफट हो जाएगा. अगर रूल पता होगा, नहीं पता होगा तो एग्जाम में अननेसेसरीली आप फंस जाओगे.
राइट। तो हम फंसना नहीं चाहते, रूल्स लिखते रहिए। इस सेशन को ऐसे देखिए कि आपका एक ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन हो रहा है जिसमें आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, रूल्स भी सीखते जा रहे हैं। पैरेलली वी आर डूइंग बोथ द थिंग्स, राइट। चलिए, सो नाउ आइदर द लॉयर्स और द जज डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो अब इस केस में देखिए, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। जस्ट गिव योरसेल्फ 30 सेकेंड्स टू वॉक थ्रू द क्वेश्चन और देखिए क्या ये रूल आपको पता है। अगर नहीं पता तो देन बेसिकली we can revise this, right? So either the lawyers or the judge. To understand this, lawyers क्या है? Lawyers is basically a plural term. Judge क्या है? एक singular term है। और हमने कंबाइन किससे किया है? आइदर और से किया है। तो एक हमने प्लूरल टर्म से कंबाइन किया है, एक हमने सिंगुलर टर्म से कंबाइन किया। तो अगर आप आइदर और से नाइदर नॉर ये लिख लीजिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, राइट। इनसे अगर आप एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो वर्ब क्या करता है? वर्ब कहता है कि मेरे पास जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा मैं उसके साथ अग्रीमेंट शो करूंगा उसके बिहेवियर को देखते हुए। तो वर्ब यहाँ पे जज है, तो जज क्या हो गई? हमारी सिंगुलर एंटिटी हो गई। तो हम वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शंस में सी सिंगुलर वर्ब है, यानी सी विल बी द आंसर। अगर हमारे पास एक प्लूरल एक सिंगुलर टर्म है तो वर्ब के नजदीक जो भी टर्म होगी उसके हिसाब से वर्ब अग्री करेगा। अगर वर्ब के नजदीक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब के नजदीक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। और किस कॉम्बिनेशन में बात करेंगे? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। तो ये चारों आप लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर आइदर और से कंबाइन करते हैं या नाइदर नॉर से करवाते हैं या नॉट ओनली बट ऑल्सो से करते हैं, बोथ एंड में तो वर्ब क्या प्लूरल ही रहता है, बोथ एंड में वर्ब इज यूजुअली प्लूरल, राइट। सो ध्यान रखेंगे कि वर्ब विल अग्री टू द सब्जेक्ट विच इज नियर टू द वर्ब, राइट। तो एक बार लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। इफ यू वांट यू कैन वैलिडेट इट विद एन एग्जांपल सो दैट इट स्टेज फॉर यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी रूल लिखते हैं उसके साथ स्टेटमेंट लिखते हैं तो बात पक्की हो जाती है, देन दैट स्टेज विद यू। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को तो ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, यू कैन बेसिकली पॉज द वीडियो, राइट। चलो, लेट्स प्रोसीड देन। सो ये मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज अ टेक्निकली स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन, राइट। तो ये आप प्रॉपरली मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको मैंने नोट डाउन करवा दिया है आपको, ताकि आपके लिए आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए रिविजन में, नोट्स मेकिंग में, राइट। बस आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है जी। चलो, so let's move to the next question now. So do this. It's again an interesting question, a good probability of question emerging from the exam from this concept. Try solving this. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश एक्सेलेंट दिस सीजन। तो जब भी हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी बेसिकली क्या होता है? सिंगुलर कंसिडर होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होंगे, देखिए वापस प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की टर्म आ गई। सो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्वालिटी। तो क्वालिटी का बेसिकली क्या होगा? कंसिडर होगा टू बी द सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा वर्ब पे। So we will go for a singular verb, singular subject, singular verb of the mangoes के अंदर जो mangoes present है, that's a part of prepositional phrase, that's not going to have any impact on our choice of verb. So if we will go with the subject, singular verb, right? You can again note this down, keep noting it down children, right? These are quick pointers, important rules. So जो भी important rules हैं जो एग्जाम के POV से important है वो हमने एक जगह असेंबल करके सेशन को क्रिएट किया है ताकि आपको होलिस्टिक लर्निंग मिले, होलसम एक्सपोजर मिले। सो दीज आर यूजुअली द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड मॉडिफायर्स एज वी हैव डन सो फार, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक क्विक क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी फ्रीक्वेंटली सीन। So more than one candidate dash disqualified. So what do we do here? Again, if you take a look at the rule,
सो मोर देन वन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो ये लिख लीजिएगा, मोर देन वन कैंडिडेट was disqualified. So basically more than one takes a singular verb, right? Now let's go to the next question. Try this out. 10 kilometers dash too far to walk in this heat. So take a look at this particular question. So 10 kilometers dash too far to walk in this heat, right? So see this. तो बेसिकली क्या होता है जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, राइट? सो अंडरस्टैंड द डिस्टेंस या मेजरमेंट दैट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. सो इफ यू टॉक अबाउट 10 किलोमीटर्स, क्योंकि हम एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम एक सिंगुलर वर्ब के लिए जाएंगे. नोट डाउन दिस रूल. So all these rules that I've taught you are important from subject verb agreements point of view, right? इनको regularly revise करिएगा. आपकी एक cheat sheet बनी हुई होनी चाहिए जिसमें सारे important rules हों और आप रूल्स का रेगुलर रिविजन करते रहो सो दैट यू आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड, आपको कोई खास समस्या एग्जाम में ना आए, राइट? सो कीप ऑन रिवाइजिंग द रूल्स, कीप ऑन नोटिंग देम, इट्स वेरी क्रूशियल फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है जी, चलिए. सो हियर वी हैव डन 2 कॉन्सेप्ट्स नाउ. इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको मॉडिफायर्स के भी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी. आइडियली अगर आपको लगे कि मैम अभी इतना ही बहुत है तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज देके रूल्स का रिविजन कर सकते हो और फिर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन हम 2 टॉपिक्स और करेंगे तो आप उनका रिविजन कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं मैम अभी सब समझ में आ रहा है, वी कैन ग्रास्प मोर, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी भी दे सकते हो, राइट? बाकी कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम ग्रामर के बहुत सारे रूल्स एक साथ कर लेते हैं ना तो खिचड़ी बन जाती है. तो अगर आपको इस तरह की फीलिंग आती है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टॉप द वीडियो हियर, you can come back later, but you have to come back later and revise the rest of the rules, right? Chaliye, so what is the next thing that we are going to do? The next thing that we are going to do will be parallel structure. तो पैरेलल स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरेलल स्ट्रक्चर बोल लीजिए आप इसको, पैरेललिज्म बोल लीजिए, राइट? आइदर ऑफ द नेम यू गिव टू द कॉन्सेप्ट, बोथ आर क्रूशल. पैरेललिज्म, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पैरेलल स्ट्रक्चर, तीनों तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं. सो we also call it parallelism. We also call it parallel construction. ठीक है? सो आइदर ऑफ द नेम्स यू कैन गिव इट. तो पैरेललिज्म कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो आप लिस्ट में कंबाइन करते हैं, हर एलिमेंट का सेम ग्रामेटिकल फंक्शन होना जरूरी है, राइट? सो पैरेललिज्म सेज दैट इफ यू आर मेकिंग अ लिस्ट एंड व्हाट आर द कंजंक्शंस दैट यू यूज टू मेक द लिस्ट, एंड, बट, और, नॉर, either or, neither nor, not only but also, both and, right? So इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके आप जो भी एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं उनका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहना चाहिए. कैसे? लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. तो ये देखो, शी एंजॉयज स्विमिंग टू डांस एंड साइकिलिंग. सो इफ देयर इज अ सेंटेंस सी गिवन टू यू, देखो कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है. तो लिस्ट दिख रही है आपको, एंड से कंबाइन कौन से एलिमेंट्स हो रहे हैं? स्विमिंग टू डांस एंड साइकिलिंग. तो ये तीनों एलिमेंट्स का ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहना जरूरी है, राइट? सो स्विमिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इस केस में स्विमिंग क्या हो रहा है? स्विमिंग इज बेसिकली अ जेरेंड, राइट? और अगर देखिए जेरेंड बेसिकली क्या होता है, आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन. सो इफ आई से आई एम टीचिंग इन द क्लास, सो इस केस में जो टीचिंग का रोल है वो वर्ब है, राइट? सो टीचिंग इज डूइंग व्हाट? टीचिंग इज एक्टिंग एज अ वर्ब. तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट? सो आईएनजी फॉर्म में है तो इस केस में क्या हो रहा है? दिस इज एक्टिंग एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टीचिंग इज द वर्ब. बट अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, टीचिंग इज माय पैशन, तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में टीचिंग इज बेसिकली एक्टिंग एज व्हाट? इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, राइट? तो इसको हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है. इस केस में भी दोनों सेंटेंसेस में टीचिंग का रोल डिफरेंट है. इस केस में इज द वर्ब, टीचिंग इज द सब्जेक्ट, तो इसको हम जेरेंड कह देते हैं.
तो इस केस में शी इज द सब्जेक्ट, एंजॉयज इज द वर्ब, स्विमिंग इज एक्टिंग एज अ जेरेंड. सो टू डांस, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव हो जाता है. तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर साइकिलिंग फिर आपका क्या हो गया, जेरेंड हो गया. तो लिस्ट में ग्रामेटिकल फंक्शन मेंटेन नहीं है, जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, साइकिलिंग है, या तो सारे जेरेंड्स हो या सारे इन्फिनेटिव्स हो. दैट्स हाउ द लिस्ट इज मेड. तो हम कैसे एरर को रेक्टिफाई करेंगे, जेरेंड थ्रू आउट बना देंगे, स्विमिंग, डांसिंग एंड साइकिलिंग. सो एक को रख सकते हैं, इधर टू स्विम टू डांस सही किया, पर इधर साइकिलिंग कर दिया. फिर लिस्ट में ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है, तीनों एलिमेंट्स का ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहना चाहिए. स्विमिंग टू डांस साइकिलिंग, अगेन यहाँ पर ब्रेक कर गया पैरेललिज्म. यहाँ स्विमिंग डांसिंग रखा, इधर इन्फिनेटिव रख दिया. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वी विल गो फॉर ए एज द राइट चॉइस. एक बार जेरेंड को नोट कर लीजिए, जो कंजंक्शंस पैरेललिज्म में यूजुअली टेस्ट होते हैं उनकी लिस्ट लिख लीजिए. वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए सो दैट यू कैन राइट ऑल द रूल्स. देखिए आपको आना जरूरी है, और वही मैं जो कह रही हूँ, बार बार चीट शीट बनाइए, पॉइंटर्स लिखिए, रिविजन करते रहिए, so that the rules stay with you and they do not become overwhelming, right? It's really important to go for regular revision, right? चलिए, तो जेरेंड का कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा. वर्ब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा बेटर राइटिंग पे लिख देती हूँ. टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. ठीक है, so that's what we do here. चलिए, so let's proceed further and do the next question. So try solving this particular question here. Try this out. So list देखो, and दिख गया आपको. अब लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करो, या तो सारे एलिमेंट्स एडजेक्टिव्स हों या सारे एलिमेंट्स एडवर्ब्स हों. That's how you function, that's how you work. चलो, so the judge was firm, decisive and he spoke clearly. So if you take a look at this, फर्म, डिसाइसिव एंड क्लियर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप रूल देखोगे तो हम सारे एडजेक्टिव्स लिख रहे हैं ना. फर्म, डिसाइसिव एंड ही स्पोक क्लियरली, तो यहाँ तो आपने एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया, राइट? सो व्हाट डू वी डू, we basically put it like this, that the judge was firm, decisive and clear. So what is the right answer, we can go for C as the correct option. Let's take a look at the next question. सो इंश्योर करिए कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रामेटिकल फंक्शन को मेंटेन करके चलें. बस वो क्रूशियल है, वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पीओवी से. ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वर्क्स हार्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही जाएगा. तो इंटेलिजेंट, अब यहाँ पर आपने वर्क्स हार्ड वर्ब लगा दिया, तो आप क्या करोगे, हार्ड वर्किंग कर दोगे, राइट? इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग. सो आपने बट ऑल्सो डिलीजेंट, तो आइडिया ही चेंज हो गया, राइट? सो इंटेलिजेंट, आपने सिर्फ इंटेलिजेंट रखा, सिर्फ हार्ड वर्किंग लिखिए. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू रीच टू योर आंसर. चलिए, लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगेन एन इंटरेस्टिंग वन. लिस्ट देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो एक बार लिस्ट को लेकर क्लैरिटी होगी तो आप बढ़िया काम कर पाओगे. So the aim of the course is to improve writing skills, critical thinking and to enhance vocabulary. तो अब हमें ये देखना है कि लिस्ट बन कैसे रही है. So if you take a look at this, C will be the right answer, right? Improving, right? And यहाँ improving skills, critical thinking. So this is one element. And से list यहाँ पे combine हुई, तो हम क्या कर देंगे, enhancing vocabulary. ठीक है जी, चलिए. So now let's move to the next question. Let's try solving this out as well. She wanted to travel abroad, earning money, and that she could could study further, right? So अब यह देखिए, पूरी बिसरी हुई बिखरी हुई लिस्ट है, तो अगर हम ए को यूज करें तो सारे इन्फिनेटिव फ्रेजेस हो जाते हैं. So she wants to travel abroad, earn money. तो यूजुअली बाद वाला टू होता है ना, मतलब आप लिस्ट ऐसे भी बना सकते थे, to earn money and to study further. पर यूजुअली इन्फिनेटिव्स की अगर लिस्ट बनती है तो बाद वाले टू को आप ओमिट कर देते हैं. तो हमने इन दोनों जगहों से टू को ओमिट कर दिया और इन्फिनेटिव्स की लिस्ट बना दी, इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया. ठीक है जी, चलिए. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस आउट, ट्राई दिस नाइसली.
द स्पीच वॉज इंस्पायरिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड इट मोटिवेटेड द ऑडियंस। तो गड़बड़ हो गई ना, तो आपने जब इंस्पायरिंग इन्फॉर्मेटिव लिखा है तो इट मोटिवेटेड द ऑडियंस, वहां पे आप पूरा फ्रेज थोड़ी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फॉर्मेटिव, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए, सो अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस और एम्बिग्विटी की। सो दिस इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो भी एक्सप्लोर करते हैं कि इन तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सो वी विल गेट इनटू ऑल द डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज, ऑल द रूल्स, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली एट ईज व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो सी, अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रोनाउंस बेसिकली क्या होता है, प्रोनाउंस को हम बोलते हैं रिप्लेसर्स। सो रिप्लेसर्स का मतलब क्या, कि वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, राइट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं ना। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द, तो उनको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो प्रोनाउंस के बेसिस पे क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ पे नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट की बात होती है। तो नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट का क्या मतलब, कि भाई अगर तुम सेंटेंस में एक सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा जो उसको रिप्लेस करेगा, और अगर आपका सेंटेंस में जो नाउन है वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, राइट। सो दैट्स हाउ इट फंक्शंस। और एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्विटी का मतलब होता है समथिंग विच इज अनक्लियर। तो कई बार अगर सेंटेंस में प्रोनाउन क्लियरली नहीं बता पा रहा कि वो किस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम बोल देते हैं कि भाई इस केस में प्रोनाउन एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब समथिंग विच इज अनक्लियर, राइट। तो चलिए फिर लेट्स टेक लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा, यू विल बिकम मोर क्लियर, यू विल बिकम बेटर, एंड द एंटायर प्रोसेस वुड बिकम मोर इजियर फॉर यू। ठीक है। सो इफ राहुल वॉन्ट्स टू सक्सीड दे मस्ट वर्क हार्ड। सो अगर राहुल हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक टाइपो एरर है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखिए राहुल हमारे पास सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नाउन है, तो प्रोनाउन जो यूज करेंगे उसके लिए दे यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए, राइट। तो प्रोनाउन अग्रीमेंट एरर है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, विल गो फॉर सी एज द राइट चॉइस। ठीक है। सो नाउ इफ यू कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। सो try and find out that what is wrong with this particular question, right। एक बार आप लॉजिकली क्वेश्चन को एक्सप्लोर करिए, दिमाग लगाइए, आपको पैरेललिज्म भी पता है, मॉडिफायर भी पता है, तो आप सारा इंफॉर्मेशन को होलिस्टिकली यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए। इट्स important to, you know, think of all the possibilities, right, that will help you get better. So, when the minister spoke to the journalist, he was nervous. तो कौन nervous था, राइट। तो मिनिस्टर नर्वस था या जर्नलिस्ट नर्वस था। तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू ना, कि प्रोनाउन अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, राइट। अब इसमें इसको वेग भी बोल सकते हैं कि भाई अगर आपके पास प्रोनाउन यूज कर रहे हो आप सेंटेंस में, तो वो क्लियरली बताना चाहिए कि वो किस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर वो सेंटेंस वो क्लैरिटी नहीं दे पाता, तो इन दैट केस वी से प्रोनाउन इज एम्बिगुअस इन नेचर। So when the minister spoke to the journalist, he could either be the minister, राइट, और ही कुड बी द जर्नलिस्ट, राइट। दोनों ही केसेस हो सकते हैं ना, दोनों में से एक नर्वस था, तो कौन नर्वस है, राइट। कोई ऐसा पढ़ सकता है कि मिनिस्टर नर्वस लग रहा है, किसी को लग सकता है जर्नलिस्ट नर्वस था। तो एम्बिगुअस हो गया ना, क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, क्लियरली नहीं बता पा रहा कि प्रोनाउन किस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि इन सेंटेंसेस में प्रोनाउन एम्बिग्विटी है, यानी प्रोनाउन इज क्लियरली नॉट एबल टू टेल अस दैट फॉर विच नाउन इट इज यूज्ड। तो बहुत लॉजिकल सी बात है। देखिए ग्रामर इज ऑल अबाउट लॉजिक इफ यू think rationally. So here the pronoun is unclear. We will go for B as the right answer. Now do this. Each student must bring their own laptop. तो each को usually आप singular consider करते हैं, singular indefinite pronoun, तो उसके लिए आप क्या use करेंगे, his or her own laptop. That's how it functions. चलिए, so now let's take a look at the next question. See what is this question all about. Rohan told Karan that he should apologize. So again, in this case, Rohan told Karan he should apologize. So Rohan should apologize or Karan should apologize. We are not sure, right? So again, the sentence is suffering from ambiguous antecedent. That means antecedent is reference क्या है pronoun के लिए. So that is the reason B will be the right answer. ठीक है, so he is unclear who should apologize. Now let's move to the next question. Neither of the girls has finished their assignment. So take a look at this.
इस क्वेश्चन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ट्रिकी है और पूछा जाता है। तो इस तरह से जब स्पीड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपका फोकस होना चाहिए कि आपको हर छोटा छोटा रूल पता हो, ताकि कोई भी छोटे रूल से क्वेश्चन क्रिएट करके आए तो आप क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी रहो, है ना। कई बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे रूल्स को लेकर लापरवाही कर जाते हैं या नहीं हम इतनी ध्यान देते, तो फिर अननेसेसरली खिचड़ी पकती है। और इन क्वेश्चंस को एस करने का और कोई तरीका भी नहीं है, right? There is no other way except to know the rules. So if you will not know the rules, you will be unnecessarily in trouble. If you will know the rules, things will become very easy for you, right? So आप कोशिश करिए कि आप रूल्स रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहें, दैट विल हेल्प यू डू बेटर इन द एग्जाम ऑल्सो, है ना। तो देखिए, नाइदर, ये नाइदर आइदर ये वाले यूसेजेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो नाइदर को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो जो हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर होगा, यानी कि वी विल गो फॉर ए एज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस। The company gave its employees their bonus. So are we clear here? Do you think there is an error? If you feel, you can identify the error. अगर आपको लगता है कि नहीं कोई error नहीं है तो then we can proceed, right? तो basically क्या है, अब इसमें हमारे पास कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि इट्स है तो हमारे पास एक ही सिंगुलर वर्ब प्रोनाउन है और एक ही सिंगुलर नाउन है, और एक ही प्लूरल नाउन है और एक ही प्लूरल प्रोनाउन है, तो इस केस में देयर इज नो एरर, ठीक है जी। सो आई होप नाउ वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। एक बार में इससे ज़्यादा ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पे काम ना करें, नहीं तो फिर तो डेफिनेटली ओवरवेलमिंग हो जाएगा। जस्ट टू रिवाइज, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडिफायर्स, राइट। मैंने आपको डैंगलिंग और मिसप्लेस्ड दोनों बताए हैं, डिटेल में समझाए हैं। बाकी ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि मैम और थ्योरी चाहिए तो आई यू शुड रिवाइज, राइट। बाकी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी बहुत सारे रूल्स मैंने कवर करवाए हैं। मैंने आपको बेसिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिखा दिया है, कलेक्टिव नाउन्स का रूल आपको बताया है। उसके बाद वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का रूल, अ नंबर द नंबर का रूल मैंने आपको बता दिया है। जब हम डिस्टेंस या मेजरमेंट की बात करते हैं तो यूजुअली वर्ब को सिंगुलर रखते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सारे रूल्स को आप एक जगह इकट्ठा करके रखिएगा ताकि एग्जाम में रिवाइज कर सके। ऐसे उस टाइम लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि क्योंकि ऑलरेडी एक तो नर्वसनेस एग्जाम ही है, स्ट्रेस है, वो तो अलग है ही, और फिर हम फ्रैंटिकली देखते हैं हमारी लिस्ट कहाँ गई, कहाँ पे मैम के नोट्स थे, कौन सी ऐप पे थे, कौन से टेलीग्राम चैनल पे थे, तो उससे क्योस क्रिएट होता है, राइट। सो दैट्स व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द पैरेलल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल स्ट्रक्चर तो आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, कि जो भी एलिमेंट्स आप एक लिस्ट में यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहना चाहिए, राइट। सो आई जस्ट राइट दिस इन केस आई डिड नॉट राइट इट। ऑल द elements in the list should have the same grammatical function, right? So that's how it works. तो ये लिख लीजिएगा आप। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोनाउंस। तो मैंने आपको एम्बिग्विटी भी बताया, एम्बिग्विटी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है बच्चे यूजुअली एम्बिग्विटी वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, सो आई हैव ट्राइड टू टीच यू दोज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, वी हैव वर्कड ऑन दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज ग्रामर का अगर आप रोज रिवाइज नहीं कर पा रहे तो कोशिश करिए 3-4 सवाल कर लें 15-20 मिनट एटलीस्ट। तो ग्रामर के लिए फंडामेंटल ये है 20 मिनट्स का एटलीस्ट रिविजन तो चाहिए आपको, 20 मिनट्स एवरी डे। अब व्हाट यू कैन डू इज, आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पिक कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स रिवाइज किए, आज सिर्फ रूल्स रिवाइज किए, कल क्वेश्चंस कर लिए। अगले दिन प्रोनाउंस पिक किया, प्रोनाउंस के रूल्स रिवाइज किए, प्रोनाउंस के क्वेश्चंस पिक कर लिए, राइट। तो इस तरीके से बैलेंस बना के रखिए। आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो ग्रामर में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, 2 दिन रूल्स रिवाइज कर लीजिए, 2 दिन क्वेश्चंस कर लीजिए। हैंडफुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा विस्तृत सब कुछ नहीं पढ़ना, बिकॉज अंडर द सन देयर थाउजेंड्स ऑफ रूल्स, कितने पढ़ के जाएंगे। तो मेजर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर,
राइट, प्रोनाउंस, टेंसेस पढ़ लीजिए, जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस है, प्रेपोजिशंस की सीरीज में हमने एक एक्सक्लूसिव क्लास की थी, तो प्रेपोजिशंस आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिकली टॉपिक्स को पिक करिए जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उनका रेगुलर रिविजन करते रहिए, उनके नोट्स बनाते रहिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद किसी क्वेश्चन में आपको गलती लग रही है या लग रहा है कि नया रूल सीखने को मिला, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे ग्रामर में, उतना आप इम्प्रूव करेंगे। और ये बहुत ही क्विक क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आपका टाइम सेव होगा। तो यहाँ से बचा हुआ टाइम आप थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस के लिए या टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आरसी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो आप पैरा जंबल के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, पैरा समरी के लिए कर सकते हो, राइट। सो दीज क्वेश्चंस are really really important in order to save time in the exam and to score, boost your scores. So I hope this session helped you. Keep working hard, stay consistent. God bless you. Vijay Bhav.